हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम फिर से क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 द पार्लियामेंट्री सिस्टम लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। अगर हम हिंदी में बात करें तो भारतीय जो हमारा संसदीय व्यवस्था, विधायिका और कार्यपालिका, फिर से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि जो संसद है उसके फंक्शंस क्या हैं, जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था भारत की संसद की संरचना कैसी है और संसद के काम क्या हैं। उसके साथ हमने जो संसद में जितनी भी बैठकें होती हैं, जितने भी सेशंस होते हैं, उनकी जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, उनको मोर देन 12 लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया जाता है और लोगों तक पहुंचाया जाता है। इसके अलावा हमने ये भी जाना था कि जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो एक बाई कैमरल सिस्टम के अंदर काम कर रहा है। मीन्स कि द्विसदनीय प्रणाली है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा यानी कि हमारे अपर हाउस और लोअर हाउस आते हैं। उसके बाद हमें जानना था कि जो हम जिन कार्यों की हम बात कर रहे थे, संसद के जिन कार्यों की बात करते वो कौन से कार्य हैं, संवैधानिक कार्य क्या हैं, कानून निर्माण किसे कहा जाता है, या फिर कार्यकारी जवाबदेही क्या है, या वित्तीय जवाबदेही क्या है। ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पार्लियामेंट के लेजिस्लेटिव फंक्शंस, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन के बारे में जानेंगे, लॉ मेकिंग क्या होती है उसके बारे में जानेंगे, और एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी क्या है, लेजिस्लेटिव मीन्स की विधायिका के जो कार्य हैं हम यहाँ पे जो जानने वाले हैं, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन क्या है, यानी कि संवैधानिक कार्य क्या है, लॉ मेकिंग किस तरीके से करते हैं, वो कैसे एक बिल को एक्ट में कन्वर्ट करवाते हैं, और किस तरीके से वो एग्जीक्यूटिव को जवाब देने के लिए किस तरीके से वो अकाउंटेबल हैं एग्जीक्यूटिव को, और फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अगर हम बात करते हैं संसद के विधायी कार्य की, मीन्स की जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं हमारी पार्लियामेंट के, वो क्या हैं, तो संवैधानिक कार्य के अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि जो संसद है हमारा वो भारतीय संविधान के मूल्यों के अनुसार जो है चलेगा, कि जिस तरीके से प्रत्यक्ष रूप में जो दायित्व सौंपा गया है, तो उनकी अगर हम बात करें प्रत्यक्ष तरीके से दायित्व सौंपने का मतलब क्या है कि जो इलेक्शन होते हैं वो हर 5 ईयर्स में हेल्ड करवाए जाते हैं। मीन्स कि हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस चीज़ को मेंशन किया गया है। जिस डेमोक्रेटिक सोसाइटी की हम बात करते हैं, जिस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, जहाँ पर हम रिपब्लिक की बात कर रहे हैं, गणतंत्र की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे संविधान के अंदर ऑलरेडी मेंशन है। तो हम जो भी काम कर रहे हैं, जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो संसद है, हमारा संसद पूरी तरीके से संविधान के मूल और मूल्यों के अनुसार चलता है। तो इसके जो कुछ इसमें जो जो चीज़ें इंक्लूड हैं, एक तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। हमें पता है कि सभी सिटीजन्स के पास जो 18 ईयर या 18 अबव होते हैं उनके पास राइट टू वोट होता है, मतदान का अधिकार होता है, और जिससे जो हमारा लोकतंत्र है, जो हमारी डेमोक्रेसी है, वो सक्षम हो पाती है, कैपेबल हो पाती है वर्क करने के। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों की अपनी अपनी शक्तियाँ होती हैं। ये तीनों अपने ही क्राइटेरिया के अंदर काम करते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन तीनों की पावर्स को अलग कर दिया गया है, सेग्रीगेट किया हुआ है। यहाँ पे संचवाद लिखा हुआ है, एक्चुअली संचवाद नहीं हुआ, ये संघवाद होगा। तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, आप करेक्ट कैसे कर सकते हैं, बट हाँ आप ध्यान रखिएगा, संघवाद की बात करी जा रही है यहाँ पे। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो संघवाद को सुनिश्चित करता है। संघवाद का मतलब क्या है कि जहाँ पर मल्टीपल ऑफ पार्टीज़ जो है एक ग्रुप में काम करती हैं, मतलब कि पार्टीज़ चाहे विपक्ष की हो या पक्ष की हो, सभी मिल के काम कर रहे हैं। कानूनों और नीतियों का निर्माण करके मौलिक अधिकारों और राजनीति के निर्देशीय सिद्धांतों को बनाए रखना, मीन्स कि कानून बनाना, नई नई पॉलिसीज़ बनाना, और जितने जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे नीति निर्देशक
सिद्धांत हैं उनको बनाए रखना, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ की जिनकी हम बात करते हैं, ये वही कही जाती है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो उनको मेंटेन करना भी लेजिस्लेचर का काम है। लेजिस्लेटिव का काम है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव ये भी होता है। और अगर मैं आपको बता दूँ तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के ही चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, और इसमें जो है, जो एक तो जनता के थ्रू जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, प्लस जो मतलब अगर हम सिंपली बात करें यहाँ पे जो राज्यसभा और लोकसभा इनके मेंबर्स होते हैं वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, और वो अपने वोट्स देते हैं राष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति को। मीन्स कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स यहाँ पर भी खड़े होते हैं, बट यहाँ पर सभी जो हमारी सिविलियंस है, जो जनता है, वो इसमें पार्टिसिपेशन नहीं दिखाती है। इसमें जनता के बिहाफ पर जो लोग इलेक्ट किए जाते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। फिर विधि निर्माण की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। विधि निर्माण मीन्स की लॉ मेकिंग की बात करी जा रही है, या फिर किस तरीके से एक विधेयक अधिनियम बनता है, कैसे एक बिल जो है एक एक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। तो जो विधायिका है हमारी, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है हमारी, इसका काम होता है कानून बनाने का, और एग्जीक्यूटिव का काम होता है इम्प्लीमेंट करने का, सिंपली। तो विधानमंडल जो है हमारा, अच्छा मैं और बताती हूँ आपको, जो विधायिका है, ठीक है, तो विधायिका में हमारे जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वो इसके अंदर मतलब होते हैं। इनसे अगर सिंपली बात करें, जिनको जनता जो है वोट देती है, जो एमएलएज इलेक्ट होते हैं वो लेजिस्लेटिव का पार्ट होते हैं, यानी कि वो विधायिका का पार्ट होते हैं, और वो जनता के बिहाफ पे जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं उस चीज़ पे वर्क करते हैं, और नई पॉलिसीज़ और कानूनों को बनाने का काम करते हैं वहाँ पर। और जो एग्जीक्यूटिव है, जहाँ पे हम कार्यपालिका की बात करें, तो वहाँ पर जो होते हैं, वहाँ पे हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो मंत्री परिषद है हमारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको लीड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो लोग होते हैं। तो विधानमंडल के प्राथमिक दायित्वों में से एक है कानून बनाना। अगर हम प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो लॉ मेकिंग जो है टॉप मोस्ट में होती है, मीन्स की प्रायोरिटी लिस्ट में आती है उनकी। तो कानून बनाने का काम करते हैं। कानून को आमतौर पर अधिनियम नामक दस्तावेज़ के माध्यम से लागू किया जाता है। तो जो भी कानून वो बनाते हैं, जो विधेयक वो पारित करते हैं, जो विधेयक बनता है, जो कि विधायिका से कार्यपालिका के पास जाता है, वो पहले एक बिल होता है। उसके बाद जब एग्जीक्यूटिव उस पर एक अपना फाइनल जजमेंट दे देती है, मतलब उस चीज़ से एग्री करती है, या फिर जो विधायिका है अकाउंटेबल होती है उस चीज़ को जस्टिफाई करने में, तो कार्यपालिका क्या करती है, उस चीज़ को अधिनियम बना देती है, एक्ट बना देती है, उसको पूरी तरीके से लागू कर देती है। तो कोई भी कानून जब बनता है तो उसको अधिनियम जैसे दस्तावेज, यानी कि डॉक्यूमेंट, एक एक्ट बनने में जो है टाइम लगता है। मीन्स के पहले वो विधेयक बनता है, पहले एक बिल पास किया जाता है, उसके बाद वो एक एक्ट में कन्वर्ट होता है। विधेयक प्रस्तावित कानून का मसौदा होता है। मसौदा मीन्स एक तरीके से ब्लूप्रिंट होता है कि हम जो भी जो भी कानून बना रहे हैं, जो भी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, उसका एक ब्लूप्रिंट होता है कि हम ये चीज़ इस चीज़ के अंदर करने वाले हैं, और जब एग्जीक्यूटिव चीज़ पे एग्री हो जाती है तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देती है। इसे संसद में पेश किया जाता है, और अधिनियम बनने से पहले एक लंबी और श्रम साध्य प्रक्रिया से गुजरता है। मीन्स सेम चीज़ कि अगर कोई भी बिल जो है हमारी पार्लियामेंट में पास होता है, तो उसको एक एक्ट बनने से पहले उसको एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इनकेस मान लो कि विधायिका ने तो अपना काम बहुत अच्छे से कर दिया, कि विधायिका ने कानून बना दिए, जो उनको पॉलिसीज़ बनाई थी उन्होंने बना दिए, बट अब इम्प्लीमेंटेशन का काम जो है, उसको लागू करने का काम तो कार्यपालिका का, एग्जीक्यूटिव का है। बट इन केस अगर ऐसा हो रहा है कि कार्यपालिका एग्री ही नहीं करती उस चीज़ से, या फिर कार्यपालिका को ऐसा लगता है कि नहीं, इस चीज़ में हम कुछ चेंजेस ला सकते हैं, या फिर इसको और बेटर बनाया जा सकता है, या फिर ये किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए ही बनाया जा रहा है, या फिर बायस्ड है किसी भी तरीके से, उसको अनफेयर लगता है, तो वो उसको दोबारा से विधायिका के पास भेज देगी और कहेगी, मतलब एक मौका देगी कि आप या तो उसको जस्टिफाई करो, और या फिर इसमें कुछ रिफॉर्म्स लेकर आओ। मतलब ऑप्शंस की बात नहीं आती, उसको रिफॉर्म के लिए, दोबारा से चेंजेस के लिए और जस्टिफिकेशन के लिए उसको दोबारा से भेज देगी।
तो यहाँ पर भी वो जो बिल पास किया गया था वो अभी पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, वो एक एक्ट नहीं बना है, क्योंकि इसको दोबारा से रीचेंजेस के लिए भेजा गया, उसमें दोबारा से बदलाव लाने के लिए भेजा गया है। फिर विधायिका जो है क्या करेगी, उसको दोबारा से चेंज करेगी, उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड करेगी या फिर उसको जस्टिफाई करेगी कि क्यों इस तरीके से वो चीज़ें बनाई गई हैं, और फिर दोबारा से एग्जीक्यूटिव के पास उस बिल को भेज देगी। फिर दोबारा से अगर ऐसा होता है कि एग्जीक्यूटिव नहीं एग्री करती है तो वो उस चीज़ को या तो कैंसिल कर देगी, मना कर देगी उस चीज़ को बनाने से, या फिर एक चांस और देगी। और अगर वो उस चीज़ से एग्री करती है तो वो जो बिल है पूरी तरीके से लागू कर दिया जाता है। तो विधेयक मीन्स अगर सिंपली हम बिल की बात करें तो एक प्रस्तावित कानून का मसौदा होता है, मीन्स कि एक जो कानून जो इम्प्लीमेंट होने वाला होता है उसका एक ब्लूप्रिंट होता है, जिसको कानून बनने से पहले संसद में अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। मीन्स कि लोगों के सामने प्रेजेंट करना ज़रूरी है और उसकी अकाउंटेबिलिटी लेना, उसको जस्टिफिकेशन उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक केस स्टडी दी गई है आपके एनसीईआरटी बुक में, मैंने आपको यहाँ पे मतलब यहाँ पे मैंने उसको भी ऐड किया हुआ है, RTE एक्ट 2009। तो जो RTE एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये 2009 में जो है पारित कर दिया गया था, वैसे 2008 में आ गया था ये। अब इसमें क्या था कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चे को जो एजुकेशन है वो फ्री कर दी गई थी, जहाँ पे EWS कैटेगरी की बात की जाती है। तो यहाँ पे ये था कि बच्चों की जो एजुकेशन है वो फ्री कर दी जाए, क्योंकि इंडिया का जो लिटरेसी रेट था इतना ज़्यादा डाउन था कि लिटरेसी रेट बढ़ ही नहीं रहा था, साक्षरता दर बढ़ ही नहीं रही थी। और इसी वजह से अगर हम देखते जो मिड डे मील पॉलिसीज़ हमें स्कूल में देखने को मिले कि मिड डे मील आता है स्कूल में, इसका भी मेन रीज़न क्यों था मिड डे मील को लाने का, क्योंकि मोस्ट ऑफ पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते थे, ना वो एजुकेशन को अफोर्ड कर पा रहे थे और ना उनके पास इतना पैसा था कि वो बच्चों को भेज सके। साथ में उस टाइम पे जो इंडिया था इतना ज़्यादा माल नरिश था, प्लस प्रोडक्शन भी बहुत कम था, तो पेरेंट्स जो है बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे। तब वहाँ पे जो सरकार है, सरकार जो है मिड डे मील पॉलिसी लेकर आ जाती है और स्कूलों में एक टाइम का जो खाना है वो बच्चों को मिलने लग जाता है। तो ये इसलिए लेकर आते हैं कि ताकि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को स्कूल भेजेंगे इस लालच से कि एक टाइम का उन्हें खाना मिलेगा, और जब एक टाइम का खाना मिलेगा तो बच्चे जो हैं मध्याह्न तक, मीन्स कि एटलीस्ट 12 बजे तक, 1 बजे तक तो वो रुकेंगे ही, जिससे बच्चे कुछ तो पढ़ेंगे। तो मिड डे मील पॉलिसी लाने का भी रीज़न यही था, एक तो इंडिया को माल नरिशमेंट से बचाना, कुपोषण का जो शिकार हो रहा था इंडिया उस टाइम पे उससे बचाना, साथ में इंडिया की लिटरेसी रेट को बढ़ाना। तो जो RTE एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसको भी इसीलिए पारित किया जाता है ताकि इंडिया की लिटरेसी रेट को, साक्षरता दर को बढ़ाया जा सके। तो क्या होता है कि भारत के कानून मतलब पहली बार ऐसा होता है कि जो बाल शिक्षा अधिनियम है, मतलब बाल शिक्षा अधिकार सिंपली अगर कहें हम, राइट टू एजुकेशन जो है, इसके निर्माण की मतलब यात्रा को दर्शाते हैं हमारी ये केस स्टडी कि किस तरीके से जो राइट टू एजुकेशन है, जो RTE एक्ट है, वो कैसे आए। तो इसकी जो जड़ें थी वो भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में ही निहित है। यहाँ पे नीति नहीं होगा, ये नीति होगा। एक्चुअली जो हिंदी नोट मेकिंग होती है तो उसमें ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि हमने लिखा कुछ और होता है अपनी नोटबुक्स के अंदर, और जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे कुछ मिसप्रिंटिंग्स हो जाती हैं। तो ये नीति नहीं होगा, ये नीति होगा। तो जो हमारे देश के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनमें से ये एक, अगर इसकी बात करते हैं राइट टू एजुकेशन की, तो 1990 के दशक में क्या होता है कि अदालत में एक मतलब कोर्ट के अंदर एक सुझाव दिया जाता है कि शिक्षा को ना अंतर्निहित रूप से जीवन के अधिकार का मतलब जीवन का अधिकारी हिस्सा बना देना चाहिए, कि जो एजुकेशन है वो सबके लिए कंपलसरी और हमारा एक राइट है, तो एक मौलिक अधिकार का हिस्सा बना देना चाहिए। तो इस पर काफ़ी डिबेट होती है। तो फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आता है, संशोधन किया जाता है। तो वो 46 मैं बोल नहीं पा रही हूँ एक्चुअली, 86th अमेंडमेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, जिसके थ्रू 2002 में क्या होता है कि जो आर्टिकल 21A है हमारा, उसमें 6 से 14 साल के बच्चों की जो एजुकेशन है
उसको भी इंक्लूड कर दिया जाता है और कहा जाता है कि बच्चों की जो एजुकेशन है वो फ्री एंड कंपलसरी होगी। मीन्स कि 6 to 14 ईयर्स के एज के जो बच्चे होंगे उनकी जो एजुकेशन है वो फ्री एंड कंपलसरी है, तो वो कर दिया जाता है। अब 6 साल के बाद क्या होता है कि जो विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाता है। अब सोचो कि 1990 में ये सुझाव दिया जाता है, फिर 2002 में अमेंडमेंट होता है और 21A आर्टिकल जो है हमारा उसके अंदर ऐड ऑन भी किया जाता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों की एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी कर दी जाएगी। लेकिन उसका बिल कब पेश किया जाता है, बिल कब पारित किया जाता है राज्यसभा के अंदर, वो किया जाता है 6 साल बाद। अब 6 साल बाद मीन्स कि 2008 में इसका जो है बिल पास किया जाता है। अब एक समिति के रिसर्च से मतलब अध्ययन से पता चलता है कि जो संशोधन किया गया था और जो तर्क दिया गया था ये हमें लागू कर देना चाहिए। तो अब मेन डिबेट क्या थी इस चीज़ को लेकर कि अगर हम एजुकेशन कंपलसरी कर रहे हैं तो हमारे पास स्कूल्स होने चाहिए, टीचर्स होने चाहिए, प्लस बच्चों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होंगी हमें और रिसोर्सेज होने चाहिए, पैसा होना चाहिए। तो ये एक बड़ा ही चैलेंज था हमारे लिए उस टाइम पर। तो सबसे बड़ी डिबेट ये थी कि नए स्कूल्स, फिर उनका एक बुनियादी स्ट्रक्चर तैयार करना, शिक्षकों के लिए फिर शिक्षकों की उपलब्धि होना। अब शिक्षक पढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली उनको सैलरी पे करना, धन इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी था। तो ये एक बहुत बड़ी डिबेट थी उस टाइम पे। फिर 2009 में क्या होता है कि जब इलेक्शन हो जाते हैं तो अगस्त 2009 में RTE एक्ट को पास कर दिया जाता है और 2009 में उस टाइम पे हमारे पास कांग्रेस की सरकार होती है हमारे देश में। तो 2009 में जो है RTE एक्ट को पास कर दिया जाता है और एजुकेशन जो है कंपलसरी कर दी जाती है 6 to 14 ईयर्स की, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। और जो हम EWS कैटेगरी देखते हैं यहाँ पर, वो भी हम देखते थे कि बच्चा जो है 6 to 14 ईयर्स की एजुकेशन कंपलसरी होगी। तो प्राइवेट स्कूल्स में भी ऐसा होगा कि जो बच्चे मतलब जिनको जो पेरेंट्स नहीं पढ़ा पाते अपने बच्चों को EWS कैटेगरी से पढ़ा सकते हैं। फिर इसे लोकसभा में जब पारित किया गया तो राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रपति की सहमति क्यों प्राप्त होती है? देखो, मैंने भी आपको बताया कि लेजिस्लेटिव जो है हमारा जो विधायिका है वो कानून बनाने का काम करती है, इम्प्लीमेंटेशन का काम कौन करता है? कार्यपालिका करती है। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो हमारा मंत्री परिषद है, जितने भी हमारे MPs होते हैं या फिर जो हमारे जितने भी केंद्र के मंत्री हैं वो पार्ट होते हैं कार्यपालिका का। तो जो सहमति है राष्ट्रपति इस चीज़ पर दे देते हैं कि चलो ठीक है, हम इस एक्ट को पास कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट होगा इस पर। तो अगस्त 2009 में राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है, जिससे यह क्या बन जाता है, एक अधिनियम बन जाता है। जहाँ पर एक विधेयक बना था, जहाँ पर एक बिल बना था, वहाँ से एक एक्ट बन जाता है। आज इससे क्या होता है कि मतलब इस पॉलिसी के थ्रू, इस एक्ट के थ्रू बच्चों को स्कूल जाने के लिए कोई कानूनी मतलब अगर देखा जाए तो कानूनी रास्ते उपलब्ध कराए गए कि बच्चों को एजुकेशन मिलनी ही चाहिए। और प्राइवेट स्कूल्स में भी EWS कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन रखा गया है। साथ में जो CWSN वाले बच्चे होते हैं, स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं और जो RPW एक्ट के अंदर आते हैं, उनकी एजुकेशन जो है 6 to 18 ईयर्स तक की फ्री कर दी गई है एंड फ्री एंड कंपलसरी उनकी भी। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों की एजुकेशन पूरी तरीके से फ्री है, जहाँ पे उनको उनकी ड्रेस के लिए और उनकी बुक्स के लिए, कॉपीज़ के लिए पैसा भी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कंपलसरी कर दी गई हैं और एक कानूनी रास्ते के थ्रू बच्चों को एजुकेशन मिल सकती है। और यहाँ पर कोई जेंडर बायसनेस नहीं होगी कि लड़कियों को एडमिशन नहीं मिलेगा, लड़कों को मिलेगा। तो ये एजुकेशन जो है सबके लिए है और ये हमारा एक हमारे जीवन का एक अधिकार है, हमारी एक बेसिक ज़रूरत है। तो नए स्कूलों का निर्माण किया गया और बच्चों के लिए मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म सुनिश्चित की गई। फिर विधि निर्माण में प्रयुक्त प्रमुख शब्द, यानी कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो जो कानून बनाया जाता है उसमें जो कुछ मेन वर्ड्स हैं वो हमें ध्यान रखें। पढ़ना मीन्स अगर हम रीडिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्टडी की बात करते हैं, तो इसकी शुरुआत जो है ब्रिटिश संसद में ही कर दी गई थी। उन्होंने भी इंडियन एजुकेशन में रिफॉर्म लेकर आए थे। उन्होंने भी इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। तो कई सांसद जो थे वो निरक्षर थे, इसलिए एक क्लर्क विधेयक की सामग्री पढ़कर सुनाता था। आज संसद चर्चा से पहले विधेयक पढ़ते हैं। तो उस टाइम पे क्या था कि उस टाइम पे भी बहुत सारे सांसद जो थे निरक्षर थे।
तो अब देखो भाई, हम अगर कह रहे हैं कि एक डेवलप कंट्री की बात कर रहे हैं या फिर हम एक डेवलपिंग कंट्री की बात करते हैं, तो एजुकेशन इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड इट्स अ रिसोर्स जिसके थ्रू एक इंसान ह्यूमन कैपिटल बन सकता है, एक मानव पूंजी बन सकता है। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो उस मतलब पहले भी अगर देखा जाए तो यही था कि बहुत सारे सांसद ऐसे थे जो निरक्षर थे, मीन्स कि इलिटरेट थे, पढ़े लिखे नहीं थे। अब जिसकी वजह से क्या होता था कि एक क्लर्क होता था वहाँ पे जो विधेयक को पूरी तरीके से पढ़ के सुनाता था और फिर वो चर्चा का पार्ट बनता था। और सेम आज के टाइम पे भी ऐसा ही है कि हमारे पार्लियामेंट में ऐसे बहुत सारे सांसद हैं जो निरक्षर हैं, जो इलिटरेट है, जो अनपढ़ हैं, बट फिर भी वो देश को चला रहे हैं। और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक अनपढ़ नेता वो देश को चला रहा है, जिसको खुद को नहीं पता कि एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, जिसको एक मानव पूंजी का मतलब नहीं पता। हम ऐसे राजनीति की बात यहाँ पे कर नहीं रहे, क्योंकि पॉलिटिक्स एक बहुत ही बुरी चीज़ है। और मैं आपको हाल फिलहाल का एक केस बताती हूँ कि रिसेंटली जब अभी बिहार में जब इलेक्शन हुए थे तो वहाँ पे एक सांसद बनी थी, सॉरी एक एमएलए बनी थी वहाँ पे। तो वो जो एमएलए थी एक वुमेन थी और उनको हिंदी रीडिंग करनी नहीं आती थी। ठीक है, हिंदी रीडिंग करनी नहीं आती, इट्स ओके, क्योंकि आप शायद से अपने घर के फर्स्ट जनरेशन वाले चाइल्ड होंगे जो स्कूल ही नहीं गए होंगे, या फिर आप सेकेंड जनरेशन में बिलोंग कर रहे होगे, आप जो स्कूल नहीं गए, आपको एजुकेशन नहीं मिली। वो उनकी प्रॉब्लम नहीं थी कि चलो ठीक है, उनको एजुकेशन से जो है नेगलेक्ट रखा गया। बट आप एक ऐसी जगह खड़े हो जहाँ पर आप जनता के लिए फ़ैसले लेने वाले हो, आप जनता के बिहाफ पे खड़े हो कि उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हो, और आपको एक स्पीच लेनी नहीं आती है, आपको एक शपथ लेनी नहीं आ रही है, और आप अपनी साथ में बैठी हुई एमएलए से कह रही हो कि अब आप मुझे बताओ, जहाँ पर एक वो सही तरीके से हिंदी रीडिंग नहीं कर पा रही थी। तो अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये विधि निर्माण में कुछ ऐसी बहुत मतलब ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो हमें हमेशा रिमेंबर रखने हैं। तो आज के टाइम पे भी क्या होता है कि जब संसद में कोई भी डिस्कशन स्टार्ट होने वाला होता है तो उससे पहले जो भी विधेयक बनाया जाता है, जो बिल बनाया जाता है, उसको रीड आउट किया जाता है एक बार। उसके बाद हम खंड की बात करते हैं, सेक्शंस की बात करते हैं। तो विधेयक के वे भाग जो विशिष्ट विवरणों की व्याख्या करते हैं, इनकी आयु वर्ग को परिभाषित करता है 6 से 14। तो हम कोई भी बिल अगर हम बना रहे हैं तो उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो उसको पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं या फिर उसके बेनिफिट्स को बता रहे हैं, या फिर जो उसके ये बता रहे हैं कि किस लिए बनाया जा रहा है, उसको उस सेक्शन को बताना। राजपत्र क्या होता है? तो जब एक अधिकारी सरकारी प्रकाशन को कानूनी दस्तावेजों और आधिकारिक सूचनाओं की घोषणा करता है, मीन्स कि जब एक जो है एम्प्लॉय या फिर एक ऑफिशियल जो है क्या करता है कि जो विधेयक पास किया जा रहा है उसको एक कानूनी दस्तावेज की सूचना कर देता है कि हाँ जो ये विधेयक है अब बिल बन चुका है, उसको हम बोलते हैं राजपत्र। स्थायी समिति, तो संसदों की स्थायी समिति जो सरकारी गतिविधियों की जांच करती है। तो स्थायी समिति क्या है, यानी कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो सिविल सर्वेंट्स हैं हमारे, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो नौकरशाही व्यवस्था में जो काम कर रहे हैं, जो आईएएस और आईपीएस जो काम करते हैं, तो ये स्थायी समिति के अंदर होते हैं, परमानेंट मेंबर्स जो होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जितनी भी सिफारिशें आती हैं उनकी मतलब जांच करते हैं, देखते हैं कि कहीं इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो किसी एक ही वर्ग के लिए हो या फिर कोई भी चीज़। तो ये जो है अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जो मिनिस्टर्स हैं हमारे उनको भी सलाह देते हैं, उनको भी एडवाइस देते हैं, और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर सवाल भी पूछते हैं अगर इनको कहीं पे भी डाउट होता है तो। और संसद बदल सकते हैं लेकिन समिति की संरचना अपरिवर्तित रहती है। मतलब संसद क्या होता है, संसद के जो मेंबर्स होते हैं, पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, बट ये जो हमारी स्थायी समिति है, जो ये आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, ये अपरिवर्तित होते हैं, इनको चेंज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी सिविल सर्वेंट्स होते हैं, नौकरशाही व्यवस्था के अंदर काम कर रहे होते हैं। फिर धन विधेयक की बात करते हैं यहाँ पे। तो अब हमने जो भी बिल पास किया उसमें कितना पैसा लगने वाला है और किस आधार पे, मतलब कितना हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है।
तो वित्तीय मामले जैसे कि कराधान, सरकारी उधार आदि से संबंधित इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और प्रस्तुति के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक है। तो सिंपल अगर बात करें तो यहाँ पर पूरी तरीके से हमें ये भी शो करना पड़ता है कि इस पर इतना खर्चा भी होने वाला है। तो जो चीज़ हमें इसमें याद रखनी है कि राजपत्र गजट की अगर हम बात करते हैं तो विधेयक के कई पठन होते हैं, जैसे चर्चा होती है, समितियां जांच करती हैं, मतलब कि पहले डिस्कशंस होंगे, फिर जो स्थायी समितियां हैं, जो परमानेंट समिति को हम क्या बोलेंगे, काउंसिल की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो उस पर मतलब इसको चेक करेंगी, इसकी जांच लेंगी। फिर दोनों सदनों में क्या होगा कि स्वीकृति मिलनी चाहिए कि लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। फिर राष्ट्रपति की सहमति होनी चाहिए। फिर जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देगा तब जाकर वो विधेयक बिल बन जाएगा, वो बिल एक एक्ट बन जाएगा, एक अधिनियम बन जाएगा और फिर हम उसको उस राजपत्र का प्रकाशन कर देंगे। मीन्स कि हम उसकी घोषणा कर देंगे कि जो है आज से ये पॉलिसी या फिर ये जो नियम है, ये कानून जो है लागू किया जा रहा है। तो आज की क्लास में हम इतना ही जानेंगे। हमने आज की क्लास में सिर्फ संवैधानिक कार्य और लॉ मेकिंग कैसे होती है, फिर RTE एक्ट जो है कैसे बना और जो लॉ मेकिंग है उसका प्रोसेस क्या है, ये जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम जानेंगे एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी के बारे में, यानी कि कार्यकारी जवाबदेही क्या होती है और फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे विधायिका और कार्यपालिका में डिफरेंस क्या है और कार्यपालिका के क्या काम है। तो तब तक के लिए राधे राधे, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।